कि इतने बड़े जनादेश के बाद, इतने शांतिपूर्ण चुनाव के बाद ये स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। ये हम सबके लिए सामूहिक शर्म का विषय है। जिनको चुनाव लड़ना है वो अलग अलग बातें कहेंगे, लेकिन देश के उसमें परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर सोचिएगा तो ये शर्मनाक है। हमने सारा चुनाव इसी पर केंद्रित किया कि अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। जनता ने हमारी बात पर भरोसा, बाबा मिश्रा जी आपकी बात पर भरोसा किया कि आप सबको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। वहां गुंडे छाती पर चढ़ के गोली मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं समाजवादी पार्टी की और तृणमूल के उस विचारधारा से भी कभी सहमत नहीं रहा कि जिनको राम से ही एलर्जी है। अशोक जी की तो छोड़ो, ममता जी तो मुख्यमंत्री रहती हुई गाड़ी से कूद पड़ी थी, जय श्री राम का नारा लगा और 10 मिनट चिल्लाई, बोली मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़वा दूंगी, चमड़ी उधड़वा दूंगी। अभी जय श्री राम बोलते हो हमारे सामने। बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी नेता हो सकता है जिसको जय श्री राम से इतनी एलर्जी हो? और मंच पर ला इलाहा इल्लल्लाह करती थी वो, अल्लाह की और कसम देती थी लोगों को, लेकिन जय श्री राम से उनको नफरत है। यह भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। जनता बहुत देर से समझी, लेकिन समझी, अच्छा किया। भारत में ऐसे राजनेताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिनको राम से नफरत हो, राम से घृणा हो, राम से अस्पृश्यता हो, जो चरारे शरीफ से लेके और करारे शरीफ तक सब जगह जाएं टोकरी लेकर, लेकिन अयोध्या नहीं जाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाबर की मकबरे तक हुआ है 3 बार। 3 पीढ़ियां बाबर के मकबरे पर सजदा कराई, अगरबत्ती और बताशा और लोबान चढ़ाई, वो भी अयोध्या नहीं गई। और अशोक जी कह रहे कि जय श्री राम का नारा लग रहा है। क्या बुराई है जय श्री राम का नारा लगने में? अल्लाह अकबर में आपको समस्या नहीं है ना? जय श्री राम में एकदम गुड़गुड़ होने लगेगी पेट में। बोले बताइए, कानून विरोधी काम हो रहा है, जय श्री राम बोल रहे हैं लोग। कभी आपने ये कहा कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में ये क्या अल्लाह अकबर का नारा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? आपने ममता बनर्जी से कभी सवाल पूछा क्या, समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी होने के नाते, कि ममता जी आपने मंच से, माइक से ये क्यों कहा कि काफिरों को वोट मत देना, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा? आपने पूछा? ऐसा लंगड़ा लूला सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। ऐसे सेकुलरिज्म को धोने में रखो और उसके ऊपर एक दीपक जलाओ और गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। ऐसा सेकुलरिज्म ना ओढ़ने का, ना बिछाने का, ना लीपने का, ना पोतने का। यह फर्जी सेकुलरिज्म है, ये स्वीकार्य नहीं होगा और लोगों को हो भी नहीं रहा है। लेकिन फिर मैं अंत में एक बात कहूंगा मिश्रा जी आपसे, जितनी छाती ठोक कर जनादेश मांगा है, उतनी ही छाती ठोक कर काम करके दिखाइए। गोल गोल बातें मत करिए। देखेंगे, करेंगे, आएंगे, जाएंगे, भाई जी, चाचा जी, फूफा जी, ये जी मत करिए। ये ढीली ढीली बातों के लिए वोट नहीं दिया आपको, और आपने मांगा भी नहीं था ढीली। जब आप मंच पर जाते थे तो आप लगता था राणा प्रताप हो क्या? तब तो आप राणा प्रताप और राणा सांगा से नीची टोन में बात ही नहीं किए पूरे इलेक्शन, और किए हो तो हामी भरवा दो इनसे। ये मनीष तो आप ही की तरफ के विचार वाले हैं। तब तो एक मूछ पर एक हाथ यूं, और राणा प्रताप काट देंगे, मार देंगे, पलट देंगे, धरती उलट देंगे, हिमालय का चूरन बना देंगे लवण भास्कर। क्या इससे नीचे तो आपने बात की नहीं भगवान नाम लेके? घर में घुस के ममता को सीधा कर देंगे। लोग भरोसा कर लिए, बोले ममता को सीधा कर देंगे, इन्हीं के पीछे चलो। क्या अब सीधे अभिषेक नहीं हो पा रहे?
और मनीष गुप्ता को लगा दिया, बोले आप कहो कि नहीं सब हो जाएगा। इनकी बात कैसे मान लेगा कोई? इनकी बात के क्या वजन है? कोई नहीं वजन नहीं। आप मुझे बताओ ना, आपने ये कहा ना कि सारे कष्टों की एक दवा है, एक बार सरकार में बैठाइए, फिर देखिए 4 तारीख को दोपहर से क्या होता है। क्या? तो जब आपने 4 तारीख दोपहर का टाइम दिया था, तो ये या तो फिर आप ये कहते हैं हमको जिताओ चुनाव, 6 महीने बाद हम कुछ रिजल्ट देंगे। तो हम सोचते कि जिताएंगे नहीं जिताएं, बंगाल सोचता। तब तो आपने घड़ी देखी, बोले 4 तारीख को 12 बजे, उधर अभिषेक कह रहा 12 बजे, इधर आप भी कह रहे थे घड़ी दिखा के 4 तारीख को 12 बजे लिख लो। लोगों ने लिख लिया। अब उनकी छाती पर गोली पड़ रही। मैं फिर कहता हूं 2014 से बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है 2026 का बंगाल का जनादेश। उसका उसी तरीके से सम्मान करिए। गुड्डे गुड़ियों का चुनाव नहीं है मित्र। यह भारत के सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है पिछले 100 सालों में बंगाल में जो हुआ है। इसका सम्मान नहीं रहा मिश्रा जी, तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ध्यान रखिएगा। आपके हीला हवाली में बंगाल के आदमी, आम आदमी का मन अगर टूट गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हम निर्भय बंगाल चाहते हैं, इसलिए वोट दिया है। हम रामकृष्ण परमहंस का बंगाल चाहते हैं, विवेकानंद का बंगाल चाहते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु का बंगाल चाहते हैं, हम विद्यासागर राजा राममोहन राय का बंगाल चाहते हैं, हम भगवती महाकाली का बंगाल चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी वहीं से फूटी। अद्भुत अवतार। वहां हिंसा, गली गली हिंसा हो रही। जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। और एक बात और कह दूं, निर्मल जी भी मेरी बात से सहमत होंगी मन में। कुछ चीजें लिखी हैं संविधान में, अशोक जी, मिश्रा जी, कुछ चीजें संविधान में परंपराओं से हैं, वो लिखी नहीं है, बट वो भी लिखे जितना ही महत्व रखती हैं। आलोक पांडे भी सहमत होंगे, वो बच्चों को पढ़ाते हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं। उसमें एक ये भी है कि जो बहुमत में आ गया दल, उसका अध्यक्ष या उसका वो नेता जिसको मानकर चला जा रहा है कि ये सरकार हेड करेगा कल परसों नरसों, उसके पास ये परंपरागत भारत की प्रक्रिया है कि वो चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुला सकता है, डीजीपी को भी बुला सकता है, क्या, और कह सकता है भाई ये क्या हो रहा है देखिए जरा। है निर्मल जी गलत तो नहीं कह रहा? मेरे पास ऐसा एक उदाहरण है, इसलिए मैंने ये बात कही। मिश्रा जी, ऐसा होता है, मेरे उत्तर प्रदेश में ही हुआ। कहिए तो उदाहरण बता दूं। मायावती, अशोक जी सुने जाओ, आपके काम का है। मायावती की सरकार जब गई और मुलायम सिंह की सरकार आई, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्साह में दलितों के तमाम झोपड़े फूंक दिए। अशोक जी, आप लोग भी कम कलाकार तो है नहीं, ये आप बराबर कहते हो कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान नहीं, लेकिन दलितों के झोपड़े फूंक दिया आपने। क्या? मुलायम सिंह बैठे बैठे टीवी पे देख रहे, उन्होंने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी दोनों को अपनी कोठी बुलवाया। बोले क्या कर रहे हो भैया, हमको परसों शपथ दिलानी है इसको, अखिलेश को। क्या माहौल बना उत्तर प्रदेश में? वो भी कह सकते थे फूंक दो हैं, अभी हमने शपथ थोड़ी ली, नहीं ना। शपथ एक तकनीकी व्यवस्था है ना। शासन को भी मालूम है कि आप सत्ता में आ रहे हो, प्रशासन को भी मालूम है आप सत्ता में आ रहे हो। और मैंने तो ये देखा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी स्तर के अधिकारी जो जीत का जनादेश लेके आता है उसके यहां गुलदस्ता लेके प्रोटोकॉल में मिलने भी जाते हैं। ये कोई नई बात देख रहे हैं क्या हम? अटल जी जब सरकार में पहली बार आए थे तो कैबिनेट सेक्रेटरी उनसे मिलने आए थे, तब तक तो उनको चिट्ठी नहीं मिली थी।
लेकिन एक सेंस बना कि अटल जी बनेंगे, ठीक। तो कैबिनेट सेक्रेटरी आए, पूछा क्या व्यवस्था चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। मिश्रा जी ऐसा होता है ना। और जब शपथ होती है ना मिश्रा जी, ये भी समझ लो आप लोग, शपथ कब मानी जाती, जब दस्तखत कर दो रजिस्टर पे, ठीक ना आलोक पांडे, यही ना। उससे पहले शपथ की तैयारियों में शपथ लेने सरकार में आने वाली पार्टी के बड़े नेताओं से सारे अधिकारी मिलते हैं कि नहीं मिलते निर्मल जी? मिलते हैं जाके। सर रूट कहाँ से लगे, कितने प्रोटोकॉल ऑफिसर्स चाहिए, कहाँ रहेगा, एयरपोर्ट से कौन आएगा, प्राइवेट जेट से कौन आएगा, किसकी क्या व्यवस्था करनी है, किस होटल में रुकवाना है, ये होता है निर्मल जी कि नहीं होता है? सम्राट चौधरी जब शपथ लिए थे तो 20 सरकारी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे क्या? अब बिहार शासन के तीनों बड़े अधिकारी सम्राट चौधरी के घर गए थे समझने कि कैसी शपथ चाहते हो, बता दो भैया। बालूशाही रखें कि बूंदी के लड्डू रखें कि रसमलाई रखें कि समोसा रखें, कचौड़ी, ये होता है मिश्रा जी। ऐसा नहीं होता कि जब हम शपथ ले लेंगे फिर एक कप कॉफी पिएंगे उसके बाद ही हमारे हाथ पावर आएगी ना। ये भारत का लोकतंत्र है, इसकी सबसे अद्भुत बात यही है। एक बार गुजराल साहब ने हमसे कहा था कि भारत के लोकतंत्र में 100 खामियां आप गिना सकते हो, लेकिन एक अद्भुत तत्व है कि सत्ता का हस्तांतरण यहां बहुत स्मूथली होता है। ममता बनर्जी ने उसमें थोड़ा व्यवधान डाला है, अन्यथा भारत में कभी हुआ ही नहीं सत्ता हस्तांतरण में कोई चाव चाव। इंदिरा जी के समय में भी नहीं हुआ सत्ता हस्तांतरण। ये जस की तस धरदीन चदरिया के भाव में होता है भारत, और सब अधिकारियों को पता रहता है। अगर शुभेंदु अधिकारी या बंगाल भाजपा अध्यक्ष मोबाइल पर चीफ सेक्रेटरी को कुछ कहते तो वो ये नहीं कहते कौन बोल रहे हो, नहीं। ये डीजीपी को कुछ कहें तो डीजीपी ये नहीं कह सकते कौन बोल रहे हो, कौन शुभेंदु, नहीं। निर्मल जी ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो भी अखबार पढ़ रहे हैं, वो भी टीवी देख रहे हैं, बहुआ तो है नहीं मिश्रा जी। हम ही लोग कहीं फोन कर देते तो थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते हैं, फिर आप लोग तो जीत के आए हो, जीत के आए हो उस भाव को बना के रखिए। और नहीं तो अखिलेश जी ने कह दिया कि ममता जी हारी नहीं है, फिर आप कहोगे लो। वो बंगाल गए ये कहने के लिए कि ममता जी आप हारी नहीं हो, और यह भी पक्का हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश का परिणाम कुछ सपा के लिए बहुत शुभ नहीं रहा तो ममता जी भी आएंगी ये कहने के लिए कि तुम हारे नहीं हो। भाई ये तो रेसिप्रोकल मामला है, लेकिन हाथ से बोध अलग। बंगाल हिंसा से मुक्त होना चाहिए हर सूरत में, और उसके लिए कोई कीमत बड़ी नहीं, जो कीमत चुकानी हो चुकाई जाए, जितने बड़े व्यक्ति को जेल में डालना हो डाला जाए, लेकिन बंगाल की गलियां शांत होनी चाहिए। वहां विजय का जुलूस तो निकले, वहां गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और यह भी बहुत विचित्र बात है कि जो लोग कहते हैं विजय जुलूस ना निकले, ये शासन की अकर्मण्यता, और आप लोकतंत्र के उत्सव पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप विजय जुलूस क्यों नहीं निकलवा सकते? इससे बड़ा कोई अवसर होता है क्या? नहीं ना। बोलो जी फलाने को बुरा लग जाएगा, फलाने को बुरा लग जाएगा, कोई तर्क हुआ? ये वैसे ही तर्क है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट का मैच जीता मिश्रा जी, क्या? और प्रशासन और सरकार शासन ने कहा कि जुलूस मत निकालना, और निकालो भी तो मस्जिद वाले इलाके से मत ले जाना। क्यों भाई, मस्जिद वाले इलाके से क्या लेना देना इस बात का? क्यों नहीं ले जाए? क्या बोले नहीं ले जाओगे तो पथराव होगा? बोले संवेदनशील इलाका है। संवेदनशील इलाका क्या होता है? इलाका बांटेंगे? बोले यहां खुशी मना सकते हो, यहां नहीं मना सकते, क्यों? बंगाल को संपूर्ण रूप से भयमुक्त करिए मिश्रा जी, यही अनुरोध है। धन्यवाद।